भारत फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हम दोनों हाजिर हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस नहीं होगी। शुरू करते हैं खबरों का सफर। बताते हैं, पंजाब के पठानकोट में एक पाकिस्तान का जासूस पकड़ा गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है इसके ऊपर। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने ये बड़ा पर्दाफाश किया है और लगातार एक्टिवली काम कर रही है सुरक्षा एजेंसी। इस बीच जासूसी के नेटवर्क का ये बहुत बड़ा पर्दाफाश है। और सोचिए, नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी लगाए गए थे। विदेशी एजेंसियों के पास इसका लिंक था। हाईटेक कैमरों से मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। वहीं देश विरोधी ताकतों और पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के साथ मिलकर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में गिरोह के सदस्य को दबोचा गया है। इसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर सुजानपुर के पास पुल नंबर 4 और 5 के बीच कुछ दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। उसने नेशनल हाईवे 19 NH44 जो कि पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रहा है और बहुत ही संवेदनशील जगह पर जो सुजानपुर टाउन है उसके बिल्कुल सामने, मतलब मार्केट जो हाईवे पर पड़ती है, वहां पर किसी दुकान के ऊपर उन्होंने जो रिवॉल्विंग हाई रेजोल्यूशन कैमरे, स्टैंड लोन कैमरे जो एयर फाइबर से चल रहे थे वो लगा रखे थे। और उसकी जो फीड है वो उसके खुद के पास और पीछे से पीछे जाकर विदेश में बैठे जो हैंडलर हैं, जो विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो भारत के खिलाफ जासूसी का और भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता के खिलाफ काम करती हैं, उनको शेयर की जा रही थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें मंत्रिपरिषद की इस बैठक में मंत्रियों ने अपने कामकाज का ब्यौरा सामने रखा। इस बीच करीबन आधे घंटे प्रधानमंत्री ने इन मंत्रियों को संबोधित किया और इस बीच ये भी चर्चा हुई है कि कैसे 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की 4.5 घंटे लंबी बैठक में सरकार का मिड टर्म रिव्यू किया गया। बैठक में 2047 के विकसित भारत विजन, ईज ऑफ लिविंग और पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक असर से निपटने पर गंभीर चर्चा हुई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने से ठीक पहले हुई इस बैठक में केंद्र सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए। बैठक में देश की तरक्की, मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सेवा तीर्थ में शुरू हुई इस बैठक में 9 प्रमुख मंत्रालयों ने अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। पीएम मोदी ने करीब आधे घंटे बैठक को एड्रेस किया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम ने अपने साथियों से सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब समय आगे देखने का है, पीछे मुड़कर देखने का नहीं कि अतीत में क्या काम किए गए हैं। हमारी सरकार 2014 से सत्ता में है, लेकिन अब 2026 है, इसलिए हमें ये देखना होगा कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही मोदी ने अनावश्यक विवादों में ना उलझने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की भी नसीहत दी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 सिर्फ एक नारा नहीं है, ये देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और हमें इसे पूरा करना है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे जो कि भोजशाला से जुड़ी हुई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष फिलहाल कोर्ट का रुख कर चुका है। दरअसल आज हिंदू पक्ष महाआरती करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया है, क्योंकि हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया था और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। तो हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो ये कहा था कि भोजशाला को मंदिर करार दिया जाता है, जिसके बाद में वहां पर पूजा अर्चना होनी भी हिंदू पक्ष के द्वारा शुरू हो गई थी। मुस्लिम पक्ष ने उसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मुस्लिम समाज ने भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। भोजशाला में आज पहली बार नहीं होगी जुमे की नमाज, क्योंकि इसके पहले जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया था, इजाजत हिंदू पक्ष के लोगों को मंगलवार की पूजा की थी और मुस्लिम पक्ष के लोगों को शुक्रवार की नमाज की थी। लेकिन आज शुक्रवार को नमाज अदा नहीं कर पाएंगे मुस्लिम पक्ष के लोग।
मध्य प्रदेश के धार में लंबे समय से चला आ रहा भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और SLP दायर की है। हमारा समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आज SLP भी दायर हो गई है और हमारे वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है कि यकीनन हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी थी। हिंदू संगठन आज दोपहर 1 बजे अखंड ज्योति मंदिर में एकत्रित होकर 3 बजे तक मां भाग्य देवी की पूजा अर्चना करेगा। पूर्व में भोजशाला आंदोलन के दौरान शहीदों के परिजनों, लाठी गोली से घायल और जेल भेजे गए कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी करेगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज पहली बार जुमे की नमाज है, लिहाजा किसी भी अनहोनी को टालने और शहर में अमन चैन को लेकर पुलिस प्रशासन ने धार की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। उधर शहर काजी वकार सादिक ने भी लोगों से अदालत के फैसले का सम्मान करने और कानून व्यवस्था के तहत अपनी उपासना और इबादत करने की अपील की है कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन चैन, सुकून, शांति और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें। भोजशाला के अंदर और बाहरी परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से पुलिस 24 घंटे शहर में पेट्रोलिंग कर रही है। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना और SP सचिन शर्मा ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। असामाजिक तत्वों, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट, भड़काऊ सामग्री डालने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। CCTV कैमरों से शहर की निगरानी हो रही है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में पहली बार 2 दिवसीय दिल्ली की यात्रा पर हैं। और जब वो दिल्ली पहुंचे कल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य के CM बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। ये उनका पहला 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है। इस दौरे के दौरान कई प्रमुख नेताओं और संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 4:30 बजे उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी उनकी मुलाकात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी शुभेंदु शुभेच्छा मुलाकात करेंगे। उधर शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ केस में 5वीं गिरफ्तारी हुई है। यूपी पुलिस के साथ मिलकर CBI ने यूपी के बालिया से नवीन सिंह नाम के एक शख्स को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि नवीन के हथियारों से शूटर्स ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की थी। नवीन सिंह के पास से हथियार भी बरामद किए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। नगर पालिका में अवैध नियुक्ति के आरोपों से जुड़े मामले में अदालत ने गुरुवार को पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बोस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब जो वहां पर सुरक्षा कैंप थे, उन्हें सेवा केंद्र बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे और उन्होंने नेतानार इलाके से इसका आगाज किया है। इस बीच उन्होंने लोगों के साथ में मुलाकात करी और संबोधित भी किया रैली के दौरान। उसके बाद में उन्होंने जो आदिवासी बच्चे थे छोटे छोटे, उनसे मुलाकात करी और कहा कि इतनी संतुष्टि उन्हें कभी भी नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अथक प्रयास से देश आज नक्सल मुक्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, जिसने सबसे ज्यादा लाल आतंक का दंश झेला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी नक्सल प्रभावित इलाके नेतानार पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से, आदिवासियों से मुलाकात की। जो लोगों की खुशी उन्होंने देखी, इसका बयान उन्होंने खुद किया। आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज
नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच। नेतानार गांव पहुंचने पर वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने अमित शाह का स्थानीय परंपरा के मुताबिक उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेतानार गांव में पहले जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि नक्सलवाद से निपटने के लिए फोर्स ने नेतानार गांव में सुरक्षा कैंप स्थापित किया था। अब जब नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है तो नेतानार सुरक्षा कैंप को जन सुविधा कैंप के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इस केंद्र के जरिए इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा चुनावों में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर कोई पुष्पम प्रिया की तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इसीलिए उन्होंने 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा त्याग भी किया है। पूरी खबर क्या है, देखिए रिपोर्ट में। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में पांव जमाने की नई प्लानिंग की है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2030 चुनाव की तैयारी के लिए पीके ने अपने निजी जीवन को लेकर सबसे बड़ा त्याग किया है। दरअसल प्रशांत किशोर अपना घर छोड़कर बिहार के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि अब वो अपना घर छोड़कर बिहटा इलाके में बने नवनिर्माण आश्रम में रहने लगे हैं और यहीं से अब उनकी राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी। पीके ने कहा कि वो इस आश्रम में तब तक रहेंगे जब तक वो बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जगह नहीं बना लेते। 5 एकड़ की जमीन में फैले पीके के इस खास आश्रम में अब तक 50 टेंट लगाए जा चुके हैं। अकेले प्रशांत किशोर से नहीं हो सकता है जब तक आप लोग नहीं लगिएगा, हर आदमी प्रशांत किशोर बनकर नहीं लगेगा तब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले पटना एयरपोर्ट के पास स्थित शेखपुरा हाउस से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। ये बंगला जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के परिवार का है। उदय सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है। आप भी जब घर में सब्जी बनाते होंगे या आपके घर में जब सब्जी बनती होगी तो उसमें अमचूर और गरम मसाला जरूर डलता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये 2 मसाले किसी को 57 दिन की जेल में भी डाल सकते हैं? यकीन नहीं होता, लेकिन खबर सच है। भोपाल एयरपोर्ट से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक तकनीकी गलती ने इंजीनियर की जिंदगी के 57 दिन छीन लिए। दरअसल हुआ ये कि ईटीडी मशीन ने अमचूर और गरम मसाले को हेरोइन और ड्रग्स बता दिया और इसके बाद क्या हुआ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में आप। गरम मसाले ने एक बेगुनाह को 57 दिन जेल में रखा। सोलह साल बाद मिला इंसाफ, 10 लाख का मुआवजा। एयरपोर्ट पर गरम मसाले को बता दिया ड्रग्स। नाम अजय सिंह, पेशे से इंजीनियर, तारीख 7 मई 2010। जब ग्वालियर के रहने वाले अजय सिंह को भोपाल एयरपोर्ट पर बैग में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इंजीनियर अजय सिंह पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि बैग में हेरोइन या एमडीईए ड्रग्स नहीं बल्कि अमचूर और गरम मसाला था। लेकिन तब तक अजय सिंह 57 दिन न्यायिक हिरासत में जेल काट चुके थे। सुरक्षा जांच के दौरान अजय सिंह के सामान की एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर यानी ईटीडी मशीन से स्कैनिंग की गई। बैग में मौजूद ब्रांडेड आमचूर पाउडर और गरम मसाले के पैकेट पर मशीन ने ड्रग्स अलर्ट दिखाया। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जब्त सैंपल 10 मई 2010 को फोरेंसिक लैब भेजे गए, लेकिन वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण सैंपल वापस लौटा दिए गए। बाद में सैंपल हैदराबाद की सेंट्रल फोरेंसिक लैब भेजे गए। 30 जून 2010 को आई रिपोर्ट में साफ हो गया कि सैंपल में कोई प्रतिबंधित पदार्थ या ड्रग्स नहीं थे।
पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की और अजय सिंह को 2 जुलाई 2010 को जमानत मिली, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। साल 2011 में अजय सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में इंसाफ के लिए याचिका दायर की और 10 करोड़ रुपए के मुआवजे के साथ साथ एयरपोर्ट पर लगी मशीन सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अजय सिंह को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुनाया और कहा कि केवल तकनीकी खराबी या संसाधनों की कमी के कारण किसी निर्दोष नागरिक की स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। अदालत ने माना कि जांच एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई से पहले तथ्यों की पूरी पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि 57 दिन वो बिना किसी उचित कारण के जेल में रहे हैं। इसलिए ये माननीय उच्च न्यायालय ने पाया है कि 10 लाख रुपए का उनको हर्जाना देना वाजिब है। कितने साल बाद इसका ये 2011 का मामला था जो 2026 में जाके फाइनली निराकृत हुआ है। 10 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार को देना है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली एनसीआर हो, तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। और आने वाले समय की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अभी फिलहाल कोई भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। लू की लपटें चल रही हैं, सड़कें पिघल रही हैं, लोग बेबस हैं। उत्तर भारत इस समय आग के समंदर में जल रहा है, कुदरत के सबसे भीषण इम्तिहान से गुजर रहा है। पारा 48 डिग्री के करीब है। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सूरज आग उगल रहा है। कई शहरों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर लोगों को दोपहर में घरों से ना निकलने की सलाह दी है और तो और करीब 1 हफ्ते गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। इस समय जो अगर क्लाइमेटोलॉजी वाइज बात भी करें तो इस समय जनरली टेम्परेचर्स ज़्यादा रहते ही हैं और ऑलमोस्ट पूरा वीक रहने का अनुमान है, तो हमारा ये अनुमान नहीं है कि कभी कोई राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि बलरामपुर के कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाई के दौरान 8 छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान बांदा 48 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ एक बार फिर देश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी में सबसे अधिक 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में गर्मी ने मई के आखिरी दौर में अपने सबसे तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। श्री गंगानगर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी से राहत की उम्मीद बेहद कम है और प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में हीट वेव का असर बना रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। हरियाणा के रोहतक में कल अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा के कई जगहों पर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है।